हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी, यूपीपीसीएल और जो हमारे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट है उसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज से जो पहला लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें जो हम पढ़ेंगे वो है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पर आज ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। दिस इज अ क्वाइट लेंथी टॉपिक, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ लोडिंग होती है और कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी मेरा आज का लेक्चर देखेंगे, आज का मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरा लेक्चर देखेंगे क्योंकि शुरू में काफी जोश होता है, शुरू में काफी अच्छे व्यूज होते हैं, धीरे धीरे करके वो घट जाते हैं। ठीक है, जो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियोस को देखेगा, जो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियोस को देखेगा, वही मेरे जो बीपीएससी है वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा, जो मेरे दिए हुए कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, और उसके बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। मैं कोशिश करूंगा, देखिए मैं कोशिश करूंगा कम से कम डेरिवेशंस करवाने का, क्योंकि डेरिवेशंस आपको पूछे नहीं जाएंगे, आपको डायरेक्ट रिलेशंस पूछे जाएंगे। बीपीएससी के लिए आपको डायरेक्ट रिलेशंस पूछे जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। बट जहां पर मुझे लगेगा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजों को अवॉइड करने का, डेरिवेटिव पार्ट को अवॉइड करने का। बट इन केस अगर मुझे ऐसा लगेगा कि यार इसका डेरिवेशन कराना जरूरी है, नहीं तो बच्चे आगे का कॉन्सेप्ट या मेरे फ्रेंड्स आप लोग उसके आगे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, तो मैं वो चीज कराऊंगा। तो याद रखें, मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और उसी से ही आप फर्दर इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, नाउ बहुत सारे बच्चे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते थे, मैं कल प्रॉपरली उस चीज को नहीं बता पा रहा था आप लोगों को। ठीक है, कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, और मैं टेलीग्राम बोल रहा था, लेकिन टेलीग्राम के लिए फोन नंबर होना जरूरी है, जो कि आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दो तरीके हैं, मैंने इस बारे में सोचा। ठीक है, और बहुत जरूरी है कि मैं पर्सनली आप लोगों को कोई डाउट हो, अगर आप लोगों की कोई परेशानी हो, तो मैं उसको डील करूं। ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके हैं फ्रेंड्स। पहला तरीका है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम क्या है कि हमारे पास एक फेसबुक पेज भी है और एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम में अनूप तिवारी, ANOOP अनूप तिवारी 0811, इसमें आप लोग मुझे सर्च करेंगे और आई होप आज के ही दिन मुझे कम से कम 30-40 लोगों के फॉलो रिक्वेस्ट आने चाहिए। ठीक है, आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको फॉलो बैक करूंगा, और उससे क्या होगा, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है पर्सनल लेवल पे वहां पे मैं डील करूंगा। ठीक है, ये मैं दे रहा हूं पर्सनल लेवल पे। मान लीजिए आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोगों को हमारा फेसबुक पेज, जितने लोग मुझे यहां पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे, मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, 200-250 लोग मुझे फॉलो करते हैं। सो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, मैं भी आपको फॉलो बैक करूंगा, तो वी विल हैव सफिशिएंट टाइम टू डिस्कस। ठीक, दूसरी चीज, जो हमारा फेसबुक पेज है जो हमारा है ना, जेनिक जेई स्टडी, ठीक है, मैक/सिविल, इसमें इस पेज को आप लाइक करेंगे। ठीक है, जेनिक जेई स्टडी मैक/सिविल, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा हर दिन। ठीक है, और आज ही के दिन मुझे ये उम्मीद है कि जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजे, प्लीज मुझे जरूर भेजिए। ठीक है, प्लीज मुझे जरूर भेजिए। उसमें हम क्या करेंगे, आपके पर्सनल लेवल को डिस्कस करेंगे, और इस पेज पर जो ये हमारा फेसबुक का पेज है जेनिक जे स्टडी का, ठीक है, फेसबुक FB पेज जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा ग्रुप अभी बहुत छोटा है, हार्डली 80-85 उसमें पेजेस को पर्सनल से लाइक है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन पहले ही ये पेज बना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर पे जुड़े। उसमें क्या होगा, आप पर्सनली, जैसे आप टेलीग्राम में एक दूसरे से चैट करते हैं, बिल्कुल फेसबुक में भी वैसे एकदम ओपनली चैट करिए, बेकार की चीजें नहीं, सिर्फ रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू PDF नोट्स, जहां पे आप एक दूसरे को भेज सके और फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर सके। तो फेसबुक पेज पे जो ये पेज रहेगा, उसमें मैं हर दिन क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, क्वेश्चंस को लाइक करना है और उस क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट करना है। ठीक है, ये आपका काम रहेगा।
आप भी अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, तो आप लोग भी मुझे उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन किसमें, फेसबुक पेज में एज अ पोस्ट। ठीक है, तो आज मैं क्योंकि उम्मीद कर रहा हूं कि आज कम से कम 100 से 150 बच्चे जो बीपीएससी या जो सीजीपीएससी, जो ये सब जितनी भी चीजों का तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे तो इस पेज को जुड़े हुए हैं, बट कम से कम जितने लोग नहीं जुड़े हैं वो इस पेज से भी जुड़ेंगे और मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इन केस अगर आप डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पेपर कब होगा, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इस टाइप की चीजें, तो हम वहां पे एक दूसरे को मैसेज करके मोटिवेट कर दिया करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ आपको है। ठीक है, आई एम ऑल्सो डूइंग माई जॉब, मोटिवेशन की जरूरत हमें भी है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से आपको चीजें कन्वे नहीं कर पा रहा हूं, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजों की कमी रह रही है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री हैं मुझे वो चीज बताने के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम में इस पेज में मुझे फॉलो करेंगे, और दूसरी चीज क्या होगा, जेनिक जे स्टडी एफबी पेज को जो मैकेनिकल एंड सिविल है उसको लाइक करेंगे। अगर पहले से लाइक किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस बहुत इजी है फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा समझिए कि कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैंने बताया भी है 10 से 15 घंटा या 18 घंटे का इसका स्टडी प्लान है, और मैं आप लोगों को विद इन 1 मंथ कोशिश करूंगा कि ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट एन इशू, सारे कॉन्सेप्ट आप तक देना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पेशेंस रखिए, ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, और जब मैं चाहता हूं कि जब मैं ये सब्जेक्ट खत्म करूं तब आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन, या आप डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल पीएससी या यूपीपीसीएल या छत्तीसगढ़ पीएससी का भी सवाल सॉल्व कर लें। ठीक है, और मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर स्टेट लेवल एग्जाम से, हम वो भी डिस्कशन यहां पे किया करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला चीज है स्ट्रेस। ठीक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे टर्म्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। स्ट्रेस वो स्ट्रेस नहीं है जो मैं और आप लेते हैं जब हमें डांट पड़ती है, हाँ, या फिर आप लोगों की जब आप लोगों का कोई आपका खास आपसे बात नहीं करता या आप गुस्सा आ जाते हैं, वो स्ट्रेस इज अ डिफरेंट थिंग। यहां पे स्ट्रेस है रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, रिलेटेड टू द मटेरियल। ठीक है, कैसे, देखिए स्ट्रेस क्या होता है, देखिए क्या होता है कि अगर मैं किसी बॉडी पर एक्सटर्नली फोर्स लगाऊं, ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी पर एक्सटर्नली फोर्स लगाता हूं तो बॉडी क्या करती है, अपने अंदर आने वाले डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर मैं किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाता हूं तो बॉडी अपने अंदर आने वाले जो भी डिफॉर्मेशन है, यानी कि चेंज इन शेप होता है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो या नेगेटिव चेंज हो, कुछ भी हो। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब अच्छा वाला नहीं, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज इन लेंथ, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज इन लेंथ। ठीक है, तो अपने अंदर आने वाले कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव डिफॉर्मेशन को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो वो जो अपोज होता है, वो जो रेजिस्ट होता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक बॉडी रखा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी एक बॉडी है। अब यहां पे मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने यहां पे एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी जो है, कोई भी आपकी सॉलिड बॉडी है और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स काफी हाई है, तो ये फोर्स क्या करने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इसको दबाने की कोशिश करेगा। अगर ये फोर्स इसे दबाने की कोशिश करेगा तो यहां पे चेंज इन शेप आएगा। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। तो बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर आने वाले जो शेप, जो चेंज हो रहा है, जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, याद रखिए डिफॉर्मेशन सिर्फ लेंथ वाइज ही नहीं, किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, यहां पे हम एज अ लेंथ वाइज शो कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि डिफॉर्मेशन लेंथ वाइज ही आए। ठीक है, तो जो भी आपका डिफॉर्मेशन यहां पे आता है, जो भी आपका डिफॉर्मेशन आता है, उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी इंटरनली फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, कहां अप्लाई करती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी कि अगर ये बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो बॉडी इंटरनली कुछ इस टाइप से फोर्स लगाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर। ठीक है, जितना मैग्नीट्यूड से मैं एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं, बॉडी उतना ही
मैग्नीट्यूड से इंटरनल फोर्स अप्लाई करेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो जो वो फोर्स अप्लाई करती है डिवाइडेड बाय जो यूनिट एरिया लगता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं जो ये रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, मैं मान लेता हूं दिस इज P, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन P इज इक्वल टू F या फिर P इज इक्वल टू माइनस F। ठीक है, ये कहना ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है इंटरनली, P इज द इंटरनल फोर्स, P इज द इंटरनल फोर्स। ठीक है, और ये किसकी वजह से जनरेट हुआ? ये बॉडी की वजह से जनरेट हुआ। लेकिन एक्चुअली में क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा था। तो क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा था, उसकी वजह से एक इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ जो कि इक्वल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन था किसके? एक्सटर्नल फोर्स से। तो स्ट्रेस क्या होगा? दिस फोर्स P डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जिस एरिया पर ये फोर्स लग रहा है, तो P डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है। इट इज द रेजिस्टिंग फोर्स, ये एक ऐसा रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो कि इक्वल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स होता है। और जब मैं इसी रेजिस्टिंग फोर्स को इसके पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर लूं, और कौन सा एरिया लेंगे जहां पे फोर्स लग रहा है, तो वो जो मेरा क्वांटिटी निकल के आएगा वो होगा स्ट्रेस। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं वर्ड्स के फॉर्म में। आई होप इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिखते हैं। when some external force is applied to a body, when some external force is applied to a body, the body resist that force, ठीक है। जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो बॉडी उस फोर्स को रेजिस्ट करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टिंग फोर्स is equal to the magnitude of एक्सटर्नल फोर्स, या एक्सटर्नल यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहां पे जो स्ट्रेस होगा, है ना, यहां पे विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, सो देयरफॉर स्ट्रेस, यहां पे जो स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, बहुत इजीली मैंने बहुत इजी डेफिनेशन में इसको लिखवा दिया है कि जब भी किसी बॉडी पर, ठीक है, जब भी किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी उस फोर्स को रेजिस्ट करता है। क्यों रेजिस्ट करता है? अपने अंदर आने वाले डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, सो द स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसकी वजह से, उस इंटरनल फोर्स की वजह से, वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है हमारा? स्ट्रेस जो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ओके, नाउ इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है स्ट्रेस का, देखिए फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। ठीक है, हमने प्रेशर में पढ़ा था, प्रेशर में, कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है उसका वो जो ऐसा यूनिट होता है उसको पास्कल कहते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को
इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। ठीक है, नाउ ये रहा बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि बॉडी तो रेजिस्ट कर रही है, अपने लगने वाले जो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर रही है। स्टिल अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो वहां पे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, और यही बेसिक डेफिनेशन होता है सॉम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, क्योंकि यहां पे हम डिफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, उसकी एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई बॉडी ले रहा हूं, देखिए मान लीजिए ये मेरी बॉडी है। ठीक, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे मैंने फोर्स लगा दिया। ये लीजिए, ये फोर्स एक यहां पे और ये फोर्स यहां पे। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, फोर्स की वजह से बॉडी में स्ट्रेस आ रहा होगा। बट अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा है तो क्या होगा, यहां पे कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, आप भी किसी चीज को दबाते हैं तो कभी कभी होता है कि वो चीज क्या होती है, या तो आप पुश करते हैं, आप पुल करते हैं, तो डिफॉर्मेशन आता है ऑब्जेक्ट में। तो अगर यहां पे भी फोर्स का कुछ सफिशिएंटली लार्ज मैग्नीट्यूड है तो इसकी वजह से डिफॉर्मेशन आएगा। अब यहां पे आप देख के एक चीज तो समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है, यहां पे ये इसको कंप्रेस करना चाह रहा है, यानी कि दबाना चाह रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज कंप्रेसिव इन नेचर होती है, अगर कोई भी चीज कंप्रेसिव इन नेचर होती है तो वो उसको जो डिफॉर्मेशन देती है वो नेगेटिव डिफॉर्मेशन होती है। नेगेटिव मतलब जो इसका लेंथ है वो डिक्रीज होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं, अगर ये मेरा लेंथ है L, ठीक है, और ये मेरा अगर डायामीटर है D, तो अगर मैं यहां पे न्यू डायग्राम बनाना चाहूं, न्यू डायग्राम, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा फोर्स की वजह से इसका जो लेंथ होगा, ये क्या होगा, कम हो जाएगा और इसका डायामीटर बढ़ जाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये जो मेरा लेंथ है ये हो गया L डैश, और जो डायमीटर हो गया ये हो गया मेरा D डैश। शुरू में ऑब्जेक्ट जो था उसका लेंथ था L और उसका डायमीटर था D। अब मैंने क्या किया कि फोर्स लगाने की वजह से मेरा जो लेंथ है, ठीक है, मेरा लेंथ डिक्रीज हो गया क्योंकि कंप्रेसिव नेचर का था, बट क्योंकि वॉल्यूम कभी चेंज नहीं हो सकता तो डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो चेंज इन लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां से ही हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेन का। ठीक है, यहां से ही हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेन का। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, याद रखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज अ लेंथी टॉपिक। ठीक है, जो पहला यूनिट है जो हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, ये होपफुली 7 to 8 डेज लेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज अ लेंथी पार्ट। ठीक है, हम क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, जब डिफॉर्मेशन होने लग जाता है तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेन का। ठीक है, ओके, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी, ये एक तरह का प्रॉपर्टी होता है। इट इज द प्रॉपर्टी सच दैट it is defined as the change in length पर चेंज इन, मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो आपका स्ट्रेन होता है ये रेशियो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का, पर ओरिजिनल, ठीक है, पर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, हमारा जो स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है बहुत इजी है, इट इज द चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन जो होता है मैथमेटिकली, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्ट्रेन को हम कैसे लिखेंगे, पर स्ट्रेन को जो हम डिनोट करते हैं इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं और प्रॉपर्ली लिख देता हूं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। ठीक है, स्मॉल ई से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, चेंज इन, बहुत ध्यान दीजिएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, नाउ चेंज इन लेंथ अगर आप इस बॉडी पर कंसीडर करें, इस बॉडी को थोड़ा आप ध्यान से देखें,
तो इस बॉडी पर जो चेंज इन लेंथ है, यानी कि ई को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल, यानी चेंज इन लेंथ को अगर मैं डेल्टा एल से डिनोट कर रहा हूं तो इट इज डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, अब अगर आप इस बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली बॉडी को, ठीक है, अगर आप इस बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं तो इस बॉडी के लिए अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू लिखना चाहूं, अगर इस बॉडी के लिए मैं स्ट्रेन की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, एल डैश, देखिए सॉरी एल, पहले इसकी लेंथ कितनी थी एल, ठीक है, वो डिक्रीज होके कितनी हो गई एल डैश, तो मैं लिख सकता हूं एल माइनस एल डैश बाय एल। ठीक है, ये रहा इसका प्रॉपर्टी, ये रहा ये डेफिनेशन। तो ई को हम डिनोट करेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, बहुत इजी है। हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। स्ट्रेस क्या होता है, जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं किसी भी बॉडी पर, चाहे वो टेंसाइल नेचर के हो या कंप्रेसिव नेचर का। यहां पे कैसा फोर्स है, कंप्रेसिव नेचर का। क्यों, क्योंकि ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। टेंसाइल का कैसा नेचर होगा, जो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रेस में कंसीडर करूं तो अगर कोई भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो टेंसाइल नेचर का हो चाहे वो कंप्रेसिव नेचर का हो, तो उसकी वजह से जो आने वाला डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में, तो बॉडी उसको रेजिस्ट करता है, एक रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करता है इंटरनली। ठीक है, इंटरनली जब वो उसको अप्लाई करता है, ठीक है, जब भी वो इंटरनली उसको अप्लाई करता है तो जो मैग्नीट्यूड होता है उस रेजिस्टिंग फोर्स का, वो उस एक्सटर्नल फोर्स के ही बराबर रहता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, जो रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द यूनिट एरिया। ठीक है, अब यहां पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम एरिया ले रहे हैं हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं रहेगा। जहां पे रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है उस एरिया को लेंगे, जिस एरिया पर रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है उसी एरिया को कंसीडर करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। और उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होने के बावजूद भी अगर बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है तो स्ट्रेन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यहां पे ये कंप्रेसिव नेचर है, यहां पे कंप्रेसिव नेचर है। चलिए एक टेंसाइल का भी देख लेते हैं, एक टेंसाइल का भी देख लेते हैं, बहुत इजी। टेंसाइल कैसा होता है, टेंसाइल, अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं किसी बॉडी पर तो कैसा होगा। ठीक है, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स कंफ्यूज हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये मेरे पास बॉडी है, ये है मेरा टेंसाइल फोर्स, देखिए। ठीक है, मैं इसको टी से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज ऑल्सो अ फोर्स बट इट इज टेंसाइल इन नेचर। ठीक है, जैसे हम टेंशन के बारे में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टेंशन इन रोप्स। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट में हमने टेंशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, सेम वही चीज है, वैसा ही समझिए उसको। ठीक है, तो टेंशन अगर लगेगा किसी बॉडी पर तो यहां पे क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि शुरू में इसका जो लेंथ था वो था एल, ठीक है, और इसका डायामीटर था डी। ठीक है, ये लेंथ था एल, इसका डायामीटर था डी। अब क्या हो रहा है कि जब यहां पे टेंशन लग रहा है तो ये देखिए लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डायामीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो चेंज, यहां पे जो फाइनल लेंथ है ये है एल डैश और जो डायामीटर है ये है डी डैश। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन यानी कि स्मॉल ई, ये क्या होगा, एल डैश माइनस एल बाय एल। ठीक है, यहां पे क्या था, एल माइनस एल डैश बाय एल। ठीक है, स्ट्रेन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्ट्रेन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे जो स्ट्रेन होगा वो होगा एल डैश माइनस एल बाय। ठीक, अब यहां पे एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन का एसआई यूनिट क्या होगा, कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं पर कमेंट सेक्शन पे भी आप लिखेंगे। थोड़ा सा अटेंटिव बनिए, थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए मेरे साथ। ठीक है, जितना आप मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे उतना ही आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और मुझे भी मजा आएगा आपको पढ़ाने में। ठीक है, आपके कमेंट, आपके लाइक्स को देख के लगता है, देखिए आप 200 लोग देख रहे हैं तो यार 200 में मैं उम्मीद करता हूं 100 लोग लाइक करेंगे। मैं आज एक ऑनेस्टली एक बात आप लोगों को बता देता हूं, वो ये है कि हमारी इसमें कोई कमाई नहीं है। फैक्ट बात बता रहा हूं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हमारे हमें लाइक्स पढ़ते हैं, जितने लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, ऑनेस्टली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू वर्क हार्ड फॉर यू पीपल। ओके, सो इफ वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल, सो आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दीजिए ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे जो स्ट्रेन होता है, यहां पे इसका जो एसआई यूनिट होता है, तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ
यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, स्ट्रेन का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, क्योंकि चेंज इन लेंथ का भी ओरिजिनल जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा मीटर, और लेंथ का भी क्या होगा मीटर, जो ओरिजिनल लेंथ है। तो दोनों क्वांटिटी आपस में एक दूसरे को कैंसल कर देगा। ठीक है, नाउ यहां पे जो एक चीज मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं वो ये है कि जो स्ट्रेस होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है। तो यहां पे जो स्ट्रेस है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। ठीक है, आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हैं, बट जनरली जो बुक्स में फॉलो होता है, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उसके लिए जो जनरल नोटेशन होता है स्ट्रेस का वो होता है सिग्मा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अभी मैंने आप लोगों को बस इतना बताया है कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस कई टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, और वो सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमम तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो जनरली जो स्ट्रेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। जनरली जो स्ट्रेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप जो होता है स्ट्रेस का, वो होता है डायरेक्ट स्ट्रेसेस। पहले क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, और जो दूसरे टाइप्स के स्ट्रेसेस होते हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, नाम से ही बहुत कुछ चीजें यहां समझने को है। अगर मैं नाम से ही समझना चाहूं तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस का मतलब ये होता है जो डायरेक्टली बॉडी पर इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, डायरेक्ट स्ट्रेसेस आर दोज स्ट्रेसेस व्हिच आर डायरेक्टली इंड्यूस्ड ऑन द बॉडी। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बॉडी है, उसमें मैंने फोर्स लगा दिया जिसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस यहां पे आएगा वो डायरेक्टली इंड्यूस हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड और जो यूनिट एरिया से डिवाइड करूंगा तो ये स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक, तो अगर मेरा स्ट्रेस ये डायरेक्टली आ रहा है, जो डायरेक्टली बॉडी पर इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो वहां पे जो स्ट्रेसेस मेरे कहलाएंगे वो कहलाएंगे मेरे डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या होता है, विच आर डायरेक्टली इंड्यूस्ड ऑन दी बॉडी। ठीक है, जो डायरेक्टली इंड्यूस हो जाते हैं बॉडी पर। ठीक है, अब जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और एक होते हैं, क्या हो गया इसके इंक को, चलिए कोई बात नहीं, ये वाला अच्छा है। एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, जो हमारे डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी आते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो डायरेक्टली इंड्यूस हो रहा है। अब उसमें भी नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस में भी दो टाइप्स के होते हैं, और जब मैं इसका नाम बताऊंगा आप लोगों को तब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस में आप लोग लिख लीजिए, तो जो दो टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं वो होते हैं टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, क्या क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जब बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगेगा, जब बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अब ये नॉर्मल स्ट्रेसेस के अंदर क्यों आता है, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस के अंदर इसलिए आता है क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये फोर्स की वजह से आने वाले स्ट्रेसेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहा जाता है। और अगर मैं आपको इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस का एग्जांपल दूं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसा होगा, बस वो कंप्रेस करना चाह रहा होगा, मतलब उसका जो नेचर होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, और ये फोर्स भी क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा।
जरूरी नहीं है ऐसे ही लगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं। आपके पास बॉडी है, ये देखिए, ये भी तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अगर आप यहां पर भी देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये जो मेरा फोर्स है ये कंप्रेसिव नेचर का है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो अगर यहां पे भी ये प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस। इसकी वजह से भी जो स्ट्रेस आएगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ओके, तो ये जो आते हैं हमारे नॉर्मल स्ट्रेस में आते हैं, तो पहला होगा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस और दूसरा होगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख दीजिए। हो सकता है मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं तो प्रॉपरली विजिबल ना हो, बट आपने समझ लिया है तो आप इसे लिख लीजिए। और उसके बाद जो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस आता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब जब आपका फोर्स किसी बॉडी के सरफेस पर टेंजेंशियली एक्ट करता है तो उसमें आने वाले डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस लगता है वो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली यहां पे दिखा देता हूं, प्रॉपरली मैं यहां पे आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, यहां पे मेरे पास एक बॉडी है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉडी का जो ये लोअर पोर्शन है इसको फिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूं। अब मैं देखिए मैं यहां पे फोर्स कैसे लगा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं इसके प्लेन पर टेंजेंशियली। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो अभी भी परपेंडिकुलर है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए जो ये फोर्स इस सरफेस पर कैसा एक्ट करेगा, इस सरफेस पर ये टेंजेंशियली एक्ट करेगा इस टाइप से। मतलब यहां पे जो आपका डिफॉर्मेशन आएगा ना फ्रेंड्स, वो वैसा नहीं आएगा जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे। यहां पे जो इसका डिफॉर्मेशन आएगा ये कुछ इस टाइप से आएगा, ये देखिए इस टाइप से। ठीक है, मतलब यहां पे कुछ एंगल, ये जो कुछ एंगल होगा फाई, ये कुछ एंगल होगा फाई, यहां पे कुछ इस टाइप से क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो प्लेन है, बॉडी का प्लेन है, एक सरफेस है, वो अपने प्लेन से खिसक जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई करता है बॉडी, स्ट्रेस तो स्ट्रेस होगा, किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा। तो इस डिफॉर्मेशन को भी अपोज करने के लिए जो रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया, अब यहां पे एरिया क्या होगा, यहां पे एरिया कौन सा कंसीडर होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, क्यों, मतलब ये एरिया हम देख नहीं पा रहे हैं, हमको इस एरिया को देखने के लिए हमारी आंखों को यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमारी आंखों को यहां लगाना पड़ेगा, तभी तो हमको एरिया दिखेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। तो हम ऐसे देखेंगे, तो ये वाला जो सरफेस होगा हमारा, वही एरिया हम यहां पे कंसीडर करेंगे और इस स्ट्रेस को ही कहते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, और इस टेंजेंशियल स्ट्रेस को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, जिसके बारे में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत इजीली पढ़ाऊंगा, जो काम की चीज है वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अननेसेसरी डेरिवेशन, अननेसेसरी कॉन्सेप्ट पर हम नहीं जाएंगे, जो काम के कॉन्सेप्ट है हम उसी पर जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस। बस इतनी सी चीज है डायरेक्ट स्ट्रेसेस में। डायरेक्ट स्ट्रेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल। नॉर्मल में आपका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है उसका जो एक पार्ट होता है उसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अब यहां पे जो हमारा आता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, जो डायरेक्टली बॉडी पर इंड्यूस ना होके किसी और वजह से होता है, मतलब इनडायरेक्टली इंड्यूस होता है। अब इनडायरेक्टली इंड्यूस का क्या मतलब है, इनडायरेक्टली इंड्यूस का मतलब यहां पे ये है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए मैं किसी बॉडी को फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी बॉडी को मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को बेंड करना चाह रहा हूं, तो क्या होगा कि ये जो मार्कर है अपने आने वाले जो बेंडिंग है उसको भी अपोज करना चाहेगा। ठीक है, तो ये जब इस बेंडिंग का अपोज करेगा तो इस बेंडिंग की वजह से भी आने वाला जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो होता है सिग्मा। ठीक है, याद रखेंगे 2 तरह से होता है, स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग, स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग। ठीक है, जहां पे ये हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देखिए जब भी मैं किसी चीज को बेंड करता हूं
तो वहां पे इनडायरेक्टली कौन सा स्ट्रेस होता है, वहां पे इनडायरेक्टली जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है वो इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। अभी आप बस ये जान के चलिए कि बेंडिंग की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो इनडायरेक्टली आता है बॉडी पर। ठीक है, वहां पे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इस केसेस में डायरेक्टली आ रहा था। यहां पे क्या आ रहा है, मैं बेंड कर रहा हूं किसी बॉडी को और उस बेंडिंग की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, सही में बेंड हो गया। ठीक है, ठीक भी हो गया। तो इसकी वजह से आने वाला जो स्ट्रेस होता है, यहां पे सिग्मा आता है फ्रेंड्स। यहां पे मतलब सिग्मा मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं यहां पे, तो वो जो होता है मेरा इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस होता है। एक ये होता है फ्रेंड्स स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग, जिसे हम बेंडिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, और एक होता है टॉर्शन की वजह से, स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन। ठीक है, ये सिलेबस में आप लोगों को नहीं दिया गया है, पर बेंडिंग ऑफ बीम्स दिया गया है। मतलब ऐसे आपको इनडायरेक्टली यहां पे टॉर्शन के बारे में नहीं दिया गया है, पर बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में दिया गया है। लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे, हम कुछ भी चीज छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा था बीपीएससी के जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस जो बीपीएससी में पूछे जा रहे थे, ठीक है, बाकी स्टेट लेवल का तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्यों इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। गेट के सवाल डायरेक्टली उठा दिए जा रहे हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूं, गेट के सवाल डायरेक्टली उठा लिए जा रहे हैं कहीं से। तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे और सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, 2 दिन लगेगा टॉर्शन पढ़ने में, 2 दिन। ठीक है, तो 2 दिन मेहनत कर सकते हैं ना यार, क्यों छोड़े उस चीज को? 2 दिन के लिए क्यों इस चीज को छोड़े और रिस्क नहीं लेंगे? ठीक है, इसलिए पेशेंस रखिएगा। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंफाइंड तरीके से आपको पढ़ाऊं, बहुत लेंदी ना करूं, पर जहां पे मुझे लगेगा कि ये चीज पढ़ानी जरूरी है तो मैं पढ़ाऊंगा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो सबसे पहली चीज होती है रेगुलरिटी, उसके बाद होता है डिसिप्लिन, उसके बाद होता है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, रेगुलरिटी का मतलब क्या है? अनूप सर का लेक्चर रोज अटेंड करना है। ठीक है, रोज अटेंड करना मतलब रोज 3 बजे जो अनूप सर का लेक्चर है, हो सकता है कभी आधा 1 घंटा लेट हो जाए, कभी पहले आ जाए, दैट इज नॉट एन इशू, बट जब भी अनूप सर का लेक्चर आए उसको देखना है। पहली चीज, जब भी अनूप सर लाइव सेशन लेंगे अनूप सर से जुड़ना है, ये होती है आपकी रेगुलरिटी। दूसरा होता है डिसिप्लिन, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये रही आपकी डिसिप्लिन। ये मैं नहीं ला सकता, ये आपको खुद जगानी पड़ेगी। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि पेपर आपको निकालना है, मैंने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म आपने भरा है। ठीक है, हालांकि मैं भी फॉर्म भर सकता था बीपीएससी का, ठीक है, मैं खुद बिहार बक्सर का हूं। ठीक है, हम हूं बिहार से बानी, हमारे गांव बक्सर के आगे एगो गांव बाटे है ना, बिदामन चौक, बभनी और बिदामन चौक, तो हमारे गांव उन्हें बाटे। ठीक है ना, तो हम वहीं से बानी, बट हम ये फॉर्म नहीं के भरल बानी, काहे कि हम बानी टीचर, मैं हूं एक टीचर, और टीचर का ये फर्ज होता है कि वो हर चीज दे। अगर मैं उस फॉर्म को भरता तो मैं प्रॉपरली आपको नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, चलिए, तो फॉर्म आपने भरा है तो वो आ गया आपका डिसिप्लिन, और उसके बाद होता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि मोबाइल चलाइए पर कम चलाइए, टीवी देखिए पर टाइम टेबल फिक्स रखिए। खेलना कूदना इंपॉर्टेंट है, खेलना कूदने में मैं नहीं बोलूंगा कि 1 ही घंटा खेलो, 5 घंटा खेलो कूदो मस्ती करो, पर अगर वहां पे आप पढ़ाई को जो 3 घंटे या 4 घंटे का आपने टारगेट किया है उसको अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये आपके सेल्फ कंट्रोल पर सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा इस बारे में। नाउ ये आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जो हमको स्टडी करना है। इसके बाद अब हम जो देखेंगे वो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। ठीक है, अब जो हमारा अभी का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, हो सकता है 1 लाइनर सवाल 2 नंबर का पूछ दे आपसे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेस जो होता है सिग्मा, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल कहते हैं। ठीक है, ओके। जो हम प्रेशर पढ़ते हैं जनरल टर्म्स में, जो प्रेशर हम पढ़ते हैं, प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका भी ऐसा यूनिट होता है पास्कल। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? यहां पे हम स्ट्रेसेस को क्यों पढ़ रहे हैं? यहां हमको जो नाम रखना था वो रखना था बेसिक प्रेशर एंड स्ट्रेन कॉन्सेप्ट्स, लेकिन हम यहां पे स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर में? ठीक है, क्या डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर में? तो चलिए उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माय स्टूडेंट्स, जब भी मैं अपने ये क्वेश्चंस पूछा करता था अपने बच्चों से कॉलेज में, तो वो हमेशा यही कहा करते थे कि सर प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और जो स्ट्रेस है वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं तो टेंसर क्वांटिटी है। वो मुझे ये बोल देते थे। सिर्फ इतनी सी चीज नहीं है प्रेशर एंड स्ट्रेस के बीच में। प्रेशर एंड स्ट्रेस बहुत ही अलग अलग टर्म्स होते हैं। चलिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 2-3 भाई होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूं अनूप तिवारी, वैसे मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे से बड़ा कोई मान लीजिए अनूप तिवारी का बड़ा भाई XYZ तिवारी। ठीक है, मैं शादी करता हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है, बट मैं शादी करता हूं और मेरी बीवी आती है और मेरे बड़े भाई की भी बीवी आती है, XYZ तिवारी की भी बीवी आती है। ठीक है, मेरी बीवी घर को बनाने का काम करती है, मेरी बीवी मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखती है, मेरी बीवी मेरे घर को ठीक रखती है, झगड़ा नहीं होने देती है। ठीक है, एक मेरी बीवी है। और दूसरी किसकी वाइफ है? मेरे बड़े भाई की वाइफ है, XYZ तिवारी की वाइफ है। ठीक है, XYZ तिवारी की जो वाइफ है वो घर में क्लेश करती है, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करती है ना, उसको मेरे पापा का सेवा नहीं करना, उसको मेरी मम्मी का ख्याल नहीं रखना, ठीक है, उसको खाना भी नहीं पकाना, उसको नौकरी भी नहीं करना, ठीक है, फेमिनिज्म करते रहना। ठीक है, ठीक है, मैं वो सब में नहीं जा रहा। ठीक है, कोई बुरा ना मानिए, कोई बुरा ना मानिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि यहां लड़कियां नाराज हो गई, ऐसा नहीं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो घर में ये जो दो बहुएं हैं, एक क्लेश कर रही है और एक घर को बांट के चल रही है। तो सबसे अच्छी बहू कौन सी हुई? जो घर को लेके चल रही है, जो घर को लेके चलती है, वही सबसे अच्छी बहू हुई। तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो ऐसी बहू है घर की जो सबको लेके चल रही है। देखिए, घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, बॉडी पर जो फोर्स लग रहा था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो स्ट्रेस क्या हो रहा था? उसमें अंदर आने वाले डिफॉर्मेशन को रोक रहा था। तो वो कैसी बहू है? वो घर को बनाने वाली बहू है। ठीक है, और जो प्रेशर होता है, प्रेशर किस टाइप की बहू है? जो तोड़ना चाह रहा है समथिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज ट्राइंग टू ब्रेक समथिंग विच इज एक्टिंग नॉर्मली। ठीक है, जो नॉर्मली अप्लाई हो रहा है, जो किसी चीज को तोड़ना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल होता है, दिस इज एग्जाम्पल, ये मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था एंड आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग कि मैं आज भी उस चीज को याद रखा हूं। उन्होंने मुझे 7-8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, हम सब किसी ना किसी से सीखते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था और यही है कॉन्सेप्ट स्ट्रेस एंड प्रेशर का। स्ट्रेस क्या होता है? आपके बॉडी को रीगेन कर रहा है, आपकी बॉडी को डिफॉर्मेशन होने से रोक रहा है। बट प्रेशर जो है वो आपकी बॉडी को ब्रेक करना चाह रहा है, विच इज एक्टिंग नॉर्मली एट अ पॉइंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड फॉर ऑल डायरेक्शन। ठीक, अब यहां पे आप जब एग्जाम में पूछेगा तो अच्छी बहू बुरी बहू तो लिखेंगे नहीं, ये तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक, आप क्या लिखेंगे यहां पे मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पे एक जगह आप लिखेंगे स्ट्रेस, ठीक है, और एक जगह आप लिखेंगे प्रेशर। ठीक है, ओके, अब यहां पे मैं कर देता हूं एक बीच में मार्क। ठीक है, स्ट्रेस एंड प्रेशर। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, स्ट्रेस एंड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या है? देखिए सबसे पहले मैं प्रेशर के, अच्छा पहले प्रेशर के, यहां प्रेशर लिख देता हूं मैं। सबसे अच्छा ये करता हूं, मैं प्रेशर लिख देता हूं, क्योंकि प्रेशर के बारे में आप लोगों को पता है, स्ट्रेस के बारे में नहीं। तो ये मैं लिख देता हूं प्रेशर और यहां मैं लिख देता हूं स्ट्रेस। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली। ठीक है, एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस। मतलब ये वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। एक्चुअली में इट इज नॉट अ फोर्स, बट आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि एक ऐसा मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर नॉर्मली अप्लाई होता है। ठीक है, विच एक्ट्स नॉर्मली टू द सरफेस। स्ट्रेस क्या होता है? इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द मैग्नीट्यूड
इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच एक्ट यहां पे क्या है, नॉर्मली स्ट्रेस कैन एक्ट नॉर्मली एंड पैरेलली टू दी सरफेस, विच एक्ट नॉर्मली एंड पैरेलली, PARALLELY, आई होप सही लिखा हूं मैं, पैरेलली टू द सरफेस। ठीक है, ये हो गया पहला डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो प्रेशर होता है वो जनरली सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन पर एक्ट करता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल और जो पैरेलल दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। ठीक, दूसरा जो डिफरेंस है आपका, दूसरा डिफरेंस, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं फ्रेंड्स, यहां लिख देता हूं बेटर व्यू के लिए। दूसरा जो डिफरेंस है आपका वो ये है कि इस प्रेशर एट एनी पॉइंट, प्रेशर किसी भी पॉइंट पर, प्रेशर एट एनी पॉइंट इज सेम इन मैग्नीट्यूड फॉर ऑल डायरेक्शन, ठीक है, प्रेशर ऑफ एनी पॉइंट इज सेम इन मैग्नीट्यूड फॉर ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जो प्रेशर होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है सारे डायरेक्शन के लिए इक्वल होता है। बट जो स्ट्रेस होता है हमारा, स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट मे और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी, ठीक है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, मे एंड मे नॉट बी सेम फॉर ऑल डायरेक्शन। ठीक है, मे और मे नॉट बी सेम फॉर ऑल डायरेक्शन। ठीक है, पहला चीज हमने क्या लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये प्रेशर एक ऐसा मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का जो कि नॉर्मली एक्ट करता है सरफेस पर, और स्ट्रेस कैसा होता है, दोनों केस में हम एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्रेशर को फोर्स नहीं समझ लेंगे। ठीक, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। दूसरी चीज, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच एक्ट नॉर्मली एंड पैरेलली, नॉर्मल भी एक्ट कर सकता है स्ट्रेस, पैरेलली भी एक्ट कर सकता है। अभी हमने टेंजेंशियल फोर्स के बारे में पढ़ा था, टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में, वो सरफेस से कैसा एक्ट कर रहा था, पैरेलली एक्ट कर रहा था, और नॉर्मली कब एक्ट कर रहा था, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, दूसरी, प्रेशर एट एनी पॉइंट इज सेम इन मैग्नीट्यूड फॉर ऑल डायरेक्शन, सारे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सारे डायरेक्शन पर सेम होता है, लेकिन स्ट्रेस जो है मे और मे नॉट बी सेम। ठीक, प्रेशर जो होता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपका फेवरेट पॉइंट, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जो आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होता है फ्रेंड्स, टेंसर क्वांटिटी, याद रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब यह होता है कि स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, दूसरा आपको चाहिए डायरेक्शन, और तीसरा आपको चाहिए प्लेन। यानी कि स्ट्रेस का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर उनका प्लेन, जिस प्लेन पर वो एक्ट कर रहा है, अगर वो डिफरेंट है, तो स्ट्रेस की वैल्यू अलग हो जाती है। ठीक है, या अलग हो सकती है। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल सॉल्व। ठीक, ये रहा तीसरा क्वांटिटी। चौथा क्या डिफरेंस हो सकता है, प्रेशर कैन बी मेजर्ड, प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, प्रेशर कैन बी मेजर्ड, प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर कैन बी मेजर्ड, बट किससे मेजर करेंगे हम, प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, प्रेशर गॉज। ठीक है, चलिए, अगर आप मेरे को नाम पूछ रहे हैं तो इसका मैं नाम लिख देता हूं, प्रेशर गॉज। ठीक है, प्रेशर गॉज से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, बट स्ट्रेस के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेस के लिए देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर स्ट्रेस। ठीक है, हम ऐसे डायरेक्टली, हो सकता है कि अभी वैसी टेक्नोलॉजी आ गई हो, ठीक है, लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो ऐसा कोई गॉज नहीं है कि बस हमने लगाया, फिट किया और वो वैल्यू दे दिया हमको। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड
बाय अ मेजरिंग गॉज, किसी भी सिंपल मेजरिंग गॉज से, ठीक है, हम इसको रीड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये रहा 4 पॉइंट। उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट भी है, वो ये है, इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं। ठीक है, वो ये है कि प्रेशर की वजह से, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि जब घर में क्लेश करने वाली बहू आई तभी घर को जोड़ने वाली बहू एक्टिव हुई। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेशर स्ट्रेस इज डेवलप्ड। ठीक है, बट स्ट्रेस के केस में ये जरूरी नहीं होता। इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेन स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द बॉडी द प्रेशर ऑल्सो डेवलप्स। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरली अप्लाइड फॉर, थोड़ा सा आलस कर रहा हूं फ्रेंड्स, अप्लाइड फॉर स्ट्रेस। ठीक है, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस होता है, पर स्ट्रेस की वजह से जरूरी नहीं है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे हम सबकी जो मम्मी है, ठीक है, हम सबकी मम्मी ऑटोमेटिकली घर को बनाने का काम करती थी। हमारी मम्मी, दादी, ठीक है, हमारी भाभी लोग जो भी है हमारे घर को बनाती हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उसकी वजह से कोई और घर में क्लेश करने लग जाए, पर हो सकता है आ भी जाए। तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेस का है। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है ना, हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। जैसे एक कपल होता है, ठीक है, एक कपल होता है फोर्स वाला कपल, एक कपल आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है। ठीक है, एक होता है मोमेंट। ठीक है, एक मोमेंट वो होता है जो फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस पे आता है, एक वो मोमेंट होता है जो आप लोग एंजॉय करते हैं। तो देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कि जो ये सब मैकेनिकल के टर्म्स है हमारी जिंदगी में कैसे घुल मिल गए हैं। ठीक है, तो आप उसको वैसे रिलेट कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यही खूबसूरती है कि हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। ठीक, ओके, आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर था, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेक्चर था फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, आज के लेक्चर का मेन मकसद ये था कि आपको बेसिक चीजें पता चल जाए, और अब धीरे धीरे क्या होगा फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे जो लेवल होगा, जो कॉन्सेप्ट के लेवल होंगे वो टफ होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे साथ रहते आपको किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। और जो मैंने आज आप लोगों से कहा, आप लोग मुझे आज मेरे इंस्टा पेज अनूप तिवारी ANOOPTIWARI सब स्मॉल लेटर 0811 अनूप तिवारी 0811 पे पेज पर आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरी पिक्स दिख जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोग मुझे फॉलो करेंगे जहां आप मुझसे अपने पर्सनल लेवल की बातों को डिस्कस कर सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, जो वो बिल्कुल मेरे को अपनी बेटी, मतलब देखो अभी मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, बट स्टिल अगर आपको किसी भी तरह का टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप बिल्कुल मुझे अपने फादर की तरह ट्रीट करिए। ठीक है, ट्रीट मी लाइक योर फादर। जैसे आप अपने फादर से कहेंगे किसी चीज को, वैसे आप पढ़ाई से रिलेटेड मुझसे कहिए। ठीक है, आई विल डील यू लाइक माई डॉटर। बिल्कुल, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, आप मुझे वैसे मैसेज करिए, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है, क्वेश्चन पोस्ट करिए, आपस में डिस्कस करिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए। उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज जनिक जेई स्टडी मैकेनिकल/सिविल पर आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, और जो ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन को, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।